नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती के लिए 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। देखिए, हम लोग ऑफिशियल पेपर से करते हैं, आपको पता होगा। आज है वीडियो नंबर 12 और इस वीडियो में बात करेंगे 12 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीके सेक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एक एक प्रश्न का डिस्कशन अच्छे तरीक़े से करते हुए चलते हैं ताकि आपको परीक्षा के समय तक प्रश्न याद रहे। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है या कुछ ऐसे प्रश्न जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है उसको कॉपी पे नोट करते चलिएगा वीडियो के दौरान। और जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है वीडियो के दौरान आप लोग ज़रूर उसका आंसर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कितने हैं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद कुल मिलाकर 5 है आपके समानता के अधिकार में। थोड़ा सा डिटेल्स में इस प्रश्न को देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, समानता का अधिकार आपके भाग 3 में आएगा और भाग 3 में कौन आता है, मौलिक अधिकार आता है। आपको पता है ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार में ही अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच जो अनुच्छेद है वह है समानता के अधिकार से संबंधित, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों, ये जो 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद हैं इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कि एक एक अनुच्छेद में क्या बताया गया हमारे संविधान में। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 की अगर बात किया जाए, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 देखा जाए तो धर्म हो, नस्ल हो, जाति हो, लिंग हो या फिर जन्म स्थान को लेकर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसको रोकता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 देखा जाए तो आपको पता चलेगा इसमें दिया गया अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है, अवसर का समानता। अनुच्छेद 17 देख लिया जाए फटाफट, पिछले पेपर में भी मैंने अनुच्छेद 17 का क्वेश्चन करा रखा है। तो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, छुआछूत को बताया गया है आर्टिकल 17 में। अब बच गया आपका आर्टिकल 18, इसमें आपको देखने को मिलता है उपाधियों का अंत। याद रखिएगा, उपाधियों का अंत आपको आर्टिकल 18 में देखने को मिलता है। ये था हमारा दोस्तों पूरा डिस्कशन। आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए, खुदाई खिदमतगारों के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ़ार खान, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खान अब्दुल गफ़ार खान। खुदाई खिदमतगारों के आंदोलन जो हुआ था उसके संस्थापक है, याद रखिएगा। प्रश्न काफ़ी आसान है। देखिए दोस्तों, बात करें थोड़ा ऑप्शन की तरफ चला जाए, आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है अबुल कलाम आज़ाद। ये आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बता देता हूँ, इसको पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो देश बना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वही पाकिस्तान जो 8 बार भारत से वर्ल्ड कप के मैच में क्रिकेट में हार का उसको सामना करना पड़ा बीती रात को, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का संस्थापक। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, शहर की अगर बात करें 1830 में पूर्ण जनगणना भारत में हुई थी, और उस समय किसने करवाया था, तो हेनरी वाल्टर का इसका श्रेय दिया जाता है जनगणना 1830 का। हेनरी वाल्टर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रखना पड़ेगा परीक्षा के लिए। देखिए, भारत की पहली जनगणना अगर केवल पूछता है, शहर नहीं उसमें देता है, केवल पूछता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। और उस समय किसने करवाया था, तो वायसराय जो था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यह जनगणना कराई गई थी। उसके बाद अगर आपसे पूर्ण रूप से जनगणना पूछता है भारत में, तो बताना है 1881।
प्रत्येक 10 वर्ष पे बच्चों कराया जाता है। याद होगा आप लोग को, जनगणना, यानी प्रत्येक 10 साल में जनगणना भारत में कराई जाती है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीट होने वाले प्रश्न हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 4 पे चला जाए। सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने। हालांकि यह सवाल आप लोग से इसलिए पूछा जा रहा है इस प्रकार से कि आपके 20 में 20 सही ना हो जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए हैं। आप वहाँ से प्रश्न उठाइए, टॉपिक से उठाइए। ये आप कुछ भी नेता के बारे में पूछ दे रहे हैं, मतलब करेंट अफेयर्स पढ़ना है, मतलब ये सब तो नहीं पढ़ना है ना। जितने राज्य उनके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, हमेशा कोई ना कोई नेता बनते रहता है। ऐसे बच्चे थोड़े ना याद करते चलेंगे करेंट अफेयर्स में। हालांकि मैं इस सवाल को गलत मानता हूँ, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में नंबर काटने के लिए सवाल डाले जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चे इसका आंसर भी दे पाते हैं, सही बात है, और कुछ गलती भी कर देते हैं ऐसे प्रश्न को देख के, क्योंकि उनको पता है कि प्रश्न को छोड़ना नहीं है और इस वजह से वो गलती करते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीके में कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप इग्नोर कर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है नहीं। देखिए, राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने दुर्गेश पाठक। याद रखिएगा, तो 4 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दुर्गेश पाठक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल थे? यानी 2018 में जो गेम हुआ था एशियाई खेल, इसमें कितने खेल खेले गए थे? तो कुल 47 खेल खेले गए थे, याद रखिएगा। हालांकि अब 2018 से सवाल नहीं आएगा, 2022 से सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 2022 का एशियन गेम्स चल रहा था दोस्तों, आपको पता होगा करेंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो। देखिए, 2022 का जो एशियन गेम हुआ वह हुआ था आपका चीन के एक होंगजो जगह का नाम है, वहाँ इसका आयोजन किया गया एशियाई खेल 2022 का। आप लोग 2022 सुन रहे होंगे और चल रहा है 2023। याद रखिएगा, कोरोना की वजह से एक साल बढ़ा दिया गया था, इसलिए 2023 में इसका आयोजन किया गया है, इतना याद रखना है। कहाँ हुआ? चीन में, होंगजाओ शहर में, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में बैठो आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए, लोसांग महोत्सव जो है वो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, याद रखिएगा। असम का बात करें तो बिहू मनाया जाता है। मणिपुर में लाई हरोबा, याद रखिएगा, मणिपुर से लाई हरोबा याद कर लीजिए, मणिपुर से लाई हरोबा। राजस्थान का याद रखिएगा पुष्कर मेला, बार बार रिपीट होता है प्रश्न। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए, 2021 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मंजम्मा जोगती को, ठीक है, मंजम्मा जोगती को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में, जो कि एक नर्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार से आपका एसएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। देखिए दोस्तों, मंजम्मा जोगती जो हैं, याद रखिएगा, जोगाथी नृत्य से संबंधित है। यह भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा जोगाथी नृत्य से संबंधित हैं। हालांकि यह एक ट्रांसजेंडर है दोस्तों, इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, हाँ अब आपको दिखेगा। RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। RUSA का पूर्ण रूप क्या है? यानी आपसे RUSA का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आपका सही उत्तर होगा, RUSA का फुल फॉर्म। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है? चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या होती है 66, याद रखिएगा। बेरिलियम की अगर बात करें
112 होता है। और लिथियम देखा जाए तो लिथियम का हो जाएगा 152। और अंत में आपको बोरॉन दिया गया है जिसका हो जाएगा 87। अब आपसे पूछा था कि इसमें परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है, तो आपको दिख रहा होगा 66 इन चारों में से छोटा है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। याद रखिएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परमाणु त्रिज्या से। अगले सवाल को देखा जाए। सवाल पूछा गया है कि भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर आप लोग प्रश्न को आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो इसका उत्तर आप लोग बता देंगे। वस्त्र उद्योग के बारे में बात किया गया है इस प्रश्न में। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? देखिए, ये था वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में। हालांकि अब यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पीछे का करंट अफेयर्स है। अगला सवाल देखा जाए। वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही है। इसमें बताया गया है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होता है। तो वैयक्तिक आय ले लीजिए और वैयक्तिक अदायगी लीजिए और गैर कर अदायगी लीजिए, और इसमें व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर अदायगी घटा दीजिए, फिर गैर कर अदायगी को घटा दीजिएगा, तो दोस्तों आपका निकल के आएगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है, तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप लोग को इन सारे प्रश्न के बारे में पता होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, सवाल नंबर 13 को। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं, यानी जो साइक्लोस्टोमेटा हैं ये किस में आते हैं? तो बताइएगा। कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है ना दोस्तों, वह कशेरुकी प्राणी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा होते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब की गई थी? देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत के आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में की गई थी। इसकी स्थापना क्योंकि उस समय राष्ट्रीय विकास की ज़रूरत थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में इसकी स्थापना कर दी गई। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके अध्यक्ष। और इसकी अगर डेट आपसे पूछता है तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। 6 अगस्त डेट आपको याद रखना है क्योंकि अब डेट से आपसे सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखा जाए। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? देखिए, गुरु पंकज चरण दास ओडिसी से संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। ये शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंध रखते हैं गुरु पंकज चरण दास। देखिए दोस्तों, मोहिनी अट्टम अगर आपको दिख रहा है, यह आपका केरल राज्य का हो जाएगा, याद रखिएगा। नृत्य मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का ही है। और कथक बार बार आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली अगर आपसे आने वाले परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? केरल बता देना है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले सवाल को देखा जाए। चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरईयार की उपाधियाँ थीं। देखिए, जो 2 उपाधियाँ थी जब चोल काल चल रहा था उस समय मुवेंद वेलन और अराइयार की उपाधि दी गई थी धनी भूस्वामियों को। ठीक है, यानी भूस्वामी मतलब धरती के स्वामी जिनके पास ज़्यादा भूमि रहा करती थी। याद रखिएगा कब? तो चोल काल के दौरान। ठीक, और ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तैयार रहिएगा अगला सवाल देखने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए तो क्या लिखा गया है। थोड़ा सा इसको हम तब तक बड़ा करते हैं। हाँ, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? दोस्तों, पश्चिम दिशा की अगर बात करें तो उसमें घेरता है अरब सागर। यानी कि पश्चिम दिशा में कौन घेरता है भारत को? अरब सागर घेरता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट।
देखिए 18 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब तक जो मैंने 11 वीडियो दिया है, 11 शिफ्ट का, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि मैंने इस प्रश्न को कितने बार डिस्कस कर रखा है। जो भी पहले वीडियो से जुड़े हैं, अब ये सारे प्रश्न को उड़ाते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उनके लिए बहुत आसान होने वाला है एसएससी जीडी का 76 शिफ्ट का पेपर का वीडियो। क्योंकि जो भी पहले वीडियो से जुड़े हैं, क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन को डिटेल्स में डिस्कस करता हूं, जिससे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। चलिए फिर से इसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पहला जो पंचवर्षीय योजना था, यह कब शुरू हुआ था? 1951 से। पिछले शिफ्ट में पूछा था कब शुरू हुआ था, तो 1951 में शुरू हुआ था। कब तक चला था? तो 1956 तक चला था। सेकंड अगर आपसे पूछता है, अच्छा फर्स्ट किसके ऊपर आधारित था, कौन सा मॉडल पे? तो HDM हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 1951 से 56 चला था पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरे पंचवर्षीय योजना का अगर देखा जाए तो 1956 से 61 तक चला था, 1961 तक, और ये आपका आधारित था PC महालनोबिस मॉडल पे। याद रखिएगा, ठीक है। इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखा जाए, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है। देखिए, जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ के नाम से आप लोग जानते हैं, के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? हालांकि 1 वर्ष के लिए तो बढ़ाया गया था सामंत गोयल का, लेकिन दोस्तों अब ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब कौन बने हैं प्रेजेंट टाइम में रॉ के प्रमुख? याद रखिएगा, रट लीजिएगा, रवि सिन्हा। नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में रवि सिन्हा जो रॉ के प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा, रवि सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है आपके करंट अफेयर्स का। आप चाहे डेली पढ़ते हो करंट अफेयर्स या नहीं, लेकिन इसको याद रखिएगा, रवि सिन्हा बन गए रॉ के प्रमुख। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 20, और यह है हमारा अंतिम सवाल। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC। बहुत आप लोग इसके बारे में नाम सुने हैं। देखिए, अगर संविधान की बात करें तो UPSC के बारे में 315 नंबर अनुच्छेद से शुरू हो जाता है हमारे संविधान में, और कब तक चलता है? 323 नंबर अनुच्छेद तक। आपको अगर इस अनुच्छेद के बीच पढ़ते हैं 315 से लेकर 323 के बीच में, तो आपको UPSC के बारे में सारा डिस्कस किया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, UPSC किस भाग में आता है? तो भाग 14 में आता है, याद रखिएगा। ये फैक्ट आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में? अच्छा, भाग ही पूछ दिया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अभी मैंने डिस्कस किया कि आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और हूबहू वही सवाल पूछा गया है कि किस भाग में UPSC की शक्ति और कार्य शामिल है, तो भाग 14 में। आने वाले परीक्षा में अगर आर्टिकल पूछता है तो याद रखिएगा 315 से 323 के बीच, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को फटाफट शेयर करते रहेंगे, और मिलते हैं दोस्तों अब नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।